ऐसे संवेदनशील विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो सचमुच में पिछले दिनों जो कोविड से हमारा पूरा देश या पूरा दुनिया ये कहें इस महामारी से जूझ रहा था, और ऐसे समय में किस तरह से परेशानियां हुई, विशेषकर जनप्रतिनिधि को किस तरह से हमको लगता है कि एम्बुलेंस की कैसे ज़रूरत थी, एम्बुलेंस नहीं मिलता था, सरकारी हॉस्पिटल में भी पैरवी करना पड़ता था बेड के लिए। कहने का मतलब कि बहुत सारी तकलीफ़ें थी, और हमको लगता है कि उन सब विशेष चर्चा हम लोग आज करेंगे। भारतीय संसदीय संस्थान जनसंख्या एवं विकास बहुत पुरानी संस्था है दिल्ली में, तकरीबन 40-45 साल पुरानी है। अपना बिल्डिंग है, अपना ऑफिस है वहाँ गुलमोहर पार्क में। कुछ लोग उधर गए हों तो देखा होगा, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम के सामने। और ये ऑल पार्टी प्रोग्राम है, कोई एक पार्टी का नहीं है, सब पार्टियों को मिला के बना हुआ है। राइट एट द टाइम ऑफ 1978 तब से बना हुआ है। और जनसंख्या एवं विकास और हेल्थ के लोगों में सिटीज़न के जो भी कोई स्टेट हो, सेंटर हो, स्टेट हो, उसके लिए विधायकों को, मेंबर पार्लियामेंट्स को साथ लेकर के क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या मुश्किलें आती हैं उनको सामने रखते हुए ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाता है। जब कोविड प्रारंभ हुआ तो हम सारे लोग भुवनेश्वर और कलकत्ता जाते थे। अपना जो है एक भी हमारे यहाँ RT-PCR लैब नहीं था। हमारे सैंपल चले जाते थे भुवनेश्वर, कलकत्ता, और 15 दिन 20 दिन के बाद भी वो जो है वो बैकलॉग ख़त्म नहीं होता था, और हम जानते नहीं थे कि RT-PCR क्या है। लेकिन आज राज्य में 17 RT-PCR लैब स्थापित हो चुके हैं। हमारे यहाँ PSA प्लांट की कमी थी, जबकि हमने पूरे देश को भी ऑक्सीजन दिया। इसके लिए हमारे माननीय विधायकों को खुद में भी गर्वान्वित होना चाहिए कि यूपी जैसे राज्य को भी और देश के अन्य राज्यों को भी ये गरीब झारखंड ने ऑक्सीजन देके जान माल की सुरक्षा की। और आज हमारे यहाँ 122 PSA प्लांट हैं। हम बात तो जरूर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कोई ओवरनाइट में तो सुधार नहीं हो सकता, लेकिन आज भी ये कोविड ने हमको सिखाया है कि आज 1447 ICU के बेड हमने यहाँ सुरक्षित कर लिए हैं। यदि ये आंकड़े गलत हैं तो आप जाके अपनी जांच करके देख सकते हैं। 1498 ऐसे बेड हैं जो हमने CCU के बेड बना रखे हैं। 11,335 हमने जो है ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बना के रखे हैं। ये अलग सी बात है कि चिकित्सकों की कमी है, और ये कमी कोई आज की कमी नहीं है। इस कमी को हम लोग दूर करने के लिए लगातार जो है अभी हम लोगों ने आयुष के 200 चिकित्सकों को लेने का काम किया। JPSC के माध्यम से 256 चिकित्सकों को लेने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। अभी हम लोगों ने 196 जो है MBBS डॉक्टरों को लिया है। जब कोविड का प्रकोप पूरे देश में था और उस समय जो झारखंड सरकार जो काम की, अन्य राज्यों में इसकी चर्चा होती थी। कलकत्ता जाते थे तो झारखंड सरकार का चर्चा, यहाँ काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, जो मजदूर बाहर फंसे हुए थे उसे भी यहाँ बुलाने का काम किया, उसकी भी चर्चा काफ़ी हो रही थी। और जो जिस तरह से यहाँ पर कोविड का सामना यहाँ की सरकार की, जितना तारीफ करूँ वह कम है। आज ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ ज़रूरत की दवाओं की घोर कमी है, और दवाओं की कमी के चलते कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। और दुर्घटना जब घटती है तो उस समय एम्बुलेंस की भी कमी देखी जाती है। क्योंकि मैं गृह राज्य लोहरदगा में हूँ और वहाँ पर मैं अपने मत से
1-2 एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराया हूँ, दूसरे जिलों में भी उपलब्ध कराया हूँ। तो हमसे जो भी बन पड़ता है मैं उसे पूरा करने का काम करता हूँ। आज इस प्रसाल में आयोजित भारतीय संसदीय संस्थान जनसंख्या एवं विकास जो WHO नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिस टॉपिक्स का लोगों ने चुनाव किया है उस टॉपिक्स के विषय में चर्चा करने के लिए जो आमंत्रित हैं, जिसमें से माननीय प्रदीप बालमुचु साहब, मनमोहन शर्मा जी, जसवंत यादव जी, हमारे बीच झारखंड विधानसभा के वर्तमान और पूर्व विधायकगण, सांसदगण, हमारे बीच राज्यसभा के सांसद धीरज साहू जी, झारखंड सरकार के 2 माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी और कृषि मंत्री हमारे बादल पत्रलेख जी, और इस परिसर में उपस्थित तमाम लोगों को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सही मायने में ये विषय अत्यंत ही गंभीर है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस विषय में जो चिंता जाहिर किया है, यह चिंता भी बहुत आवश्यकता है। आने वाला समय में मानव सभ्यता के अंदर कोरोना काल के बाद जो फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली और मेंटली जो प्रभाव पड़ा है, इस पर अध्ययन होना अत्यंत ही जरूरी है। हमने एक काल का ही नाम रख दिया कोरोना काल, और कोरोना काल का त्रासदी हम लोगों ने बहुत, हर एक आदमी इस त्रासदी का गवाह है और बहुत करीब से इस विषय को देखा है, जहां सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व स्तब्ध सा हो गया था। लोगों के रोजगार छीने गए, दिहाड़ी मजदूर दूसरे जगह काम के तलाश में गए, फिर वहाँ फंस गए, वहाँ से घर प्रत्यावर्तन का एक अलग समस्या, मजदूर के घर मजदूरी से जिनका श्रम बेचने के बाद घर संसार का परवारिश होता है वो बंद हो गया। ये सब भी बहुत सारा फैक्टर है जो मानव सभ्यता को प्रभावित करने का काम किया है, और इसमें इस विषय को भी जोड़ा गया है जिसमें विधायक और सांसद की सामर्थ्य के विषय को भी इसमें जोड़ा गया है। तो मैं इस विषय पर आपको कहना चाहूँगा कि हर जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, सरपंच हो, त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्य हो, सारे लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से अपना योगदान दिया है। और मैं समझता हूं कि सारे लोगों का सम्मिलित प्रयास से ही आज इस कोरोना काल से हम तमाम मानव सभ्यता को, मानव समाज को हम बचाने में समर्थ हुए हैं। इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम लोगों ने भी, हमारे सांसद महोदय जी भी बोल रहे थे, हमको स्मरण है जैसे ही कोरोना का आगाज हुआ और जिला अस्पताल में जो शुरू से जो सुख सुविधा उपलब्ध था उसके अलावा सुख सुविधा नहीं था। कोरोना में जो दवाएं प्रयुक्त होता था, जो उपकरण प्रयुक्त होता था, इन तमाम विषयों का अभाव था। जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा एक आह्वान किया गया कि इसमें माननीय विधायक और सांसद अपने निधि से तमाम अस्पतालों को सहयोग करेंगे ताकि इस विपरीत प्राकृतिक विपर्यय के इस विपरीत परिस्थिति में हम मानव सभ्यता के साथ खड़ा हो सके। और हम समझते हैं कि सारे लोग बिना किसी सोचे समझे कि हम किस दल के हैं, किस परिवेश के हैं, किस जगह के हैं, बिना किसी कास्ट, क्रीड, कलर सोचने के बाद लोग अपना समर्थन दिए।
और मैं एक बात इसी बीच आपको बता देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी प्रयास अत्यंत ही सुंदर रहा और इन लोगों के देखा देखी हमारे विधानसभा और लोकसभा दोनों भी चुप बैठे नहीं रहे। हम लोग विधानसभा के अंदर में भी कोविड से रिलेटेड एक ऑफिस को प्रारंभ किया और उस ऑफिस में 24 घंटा हमारे विधानसभा के पदाधिकारी वहां पर उपस्थित रहते थे और उनका एक टोल फ्री नंबर भी हम लोगों ने लोगों को दे रखा और जहां से जिस तरह का संवाद आया और विधानसभा का जितना काम करने की क्षमता है उस क्षमता के अनुकूल काम भी किया। हमें एक दो चीज जो आज भी मेरे जहन में है, आज भी मेरे दिमाग में है, उसको आपके बीच शेयर करना चाहता हूं। गोवा में कुछ हमारे पालामों के बच्ची फंसी हुई थी और उन्होंने एक ऐसा फोन किया, एक ऐसा पैथेटिक, ऐसा मार्मिक फोन किया कि अब हम लोग जिसके अंदर में मानविकता नाम की कोई चीज अगर जिंदा है थोड़ा भी तो चुप नहीं बैठ सकता है कि अगर आप समर्थन हम लोगों को न करें न दें तो हो सकता है कि 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के अंदर हम लोगों का जान न बच सके। इतने में हम लोगों ने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद गोवा के चिकित्सा व्यवस्था के साथ संपर्क स्थापित किया। संपर्क स्थापित करने के बाद उन लोगों को चिकित्सा भी कराया और चिकित्सा कराने के बाद उनको घर तक लाने का सारा प्रयास हम लोगों ने किया और रांची से उनका गांव तक पहुंचाने का व्यवस्था किया। इसी तरह से कई जगह में इस तरह का काम हुआ और हम समझते हैं कि सब लोगों का अच्छा भूमिका था। डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, इन लोगों का भी भूमिका कम नहीं था। ये बात सही थी कि लोगों के अंदर में कोरोना का, कोविड-19 का जो भूत, जो भय इस तरह सवार था कि एक आदमी अपने पिताजी के साथ बात करने में हिचक रहे थे, अपने भाई के साथ बात करने में हिचक रहे थे और डॉक्टर, नर्स या हेल्थ कर्मी सारे लोग सुबह उठ करके दिन भर कोविड पेशेंट के साथ दवा से लेकर के हर परिचर्चा का काम करते थे। उनके परिवार के अंदर में जब वो सुबह स्नान करके निकलते थे अपना ड्यूटी के लिए तो घर परिवार के लोगों में यह आशंका उत्पन्न होता था कि हो सकता है कि आने के समय ये कोविड रहित नहीं होगा, कोविड सहित हमारे परिवार में प्रवेश करेंगे। यह आशंका उनके घर के अंदर में भी था और इस विषय को डॉक्टर और हेल्थ कर्मचारी इस विषय को समझते थे। समझने के बावजूद भी लोगों ने अपना अस्पताल बंद करके कहीं भागे नहीं, कोई छुट्टी नहीं लिए। सारे लोग उसी स्थिति में सारा प्रोटोकॉल को पालन करते हुए अपना काम करने लगे। सरकार की तरफ से व्यवस्था हुई। जिन दिहाड़ी मजदूर बाहर में फंस गए, जिनका चूल्हा चूका बुतने पर था, खाना बनने पर नहीं था, उनके घर तक कैसे चावल पहुंचे। फूड एंड सिविल सप्लाई के तमाम पदाधिकारी और उसमें लगे तमाम डीलर सारे लोग काम करते दिन रात उनके घर तक राशन पहुंचाने का भी काम करने लगे और मिला जुला के समाज का एक ऐसा स्वरूप हम लोगों को देखने लगा जो उस समय हम किसी जात पात के नहीं थे, हम किसी राजनीतिक दल के नहीं थे। सारा चीज भुला करके मानव सभ्यता को बचाने के एक प्रयास चल रहा था और मैं समझता हूं इस सामूहिक प्रयास से ही हम लोग इस कोविड काल से अपने आप को बचा पाए। मैं इस विषय को भी आपके बीच रखना चाहता हूं। मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गया और जो डॉक्टर का नाम हमारे स्वास्थ्य मंत्री लिए उनके ही अधीन हमको भी 8 दिन 8 रात सरकारी अस्पताल यानी प्रतिष्ठित अस्पताल रिम्स में बिताना पड़ा और 9वां दिन में हम भी कोविड नेगेटिव होकर के अपना घर वापस आए और घर में ही क्वारंटाइन, घर के क्वारंटाइन का नियम को पालन करते हुए रहे। मेरा एकमात्र पुत्र वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए। इसी के क्रम में फिर वही प्रदीप भट्टाचार्य के पास हम लोग इलाज करा करके उनको भी लाए। हमारे साथ काम कर रहे थे हमारा 2-3 स्टाफ
हमारे पीए साहब, हमारे साथ काम करने वाले उन लोगों के साथ भी ये चीज हो गया। लेकिन सरकारी व्यवस्था के तहत ही हम लोगों का जान उस परिस्थिति में बचा। इसलिए हम इस बात को नहीं कह सकते हैं कि इतना बड़ा त्रासदी से जूझने के लिए सरकार पीछे हटा है। और सिर्फ एक तरह का संकट नहीं था, बीमारी तो एक अलग संकट था। बीमारी तो इस कदर था कि अगर पिता का मृत्युदेहांत हो गया तो मुखाग्नि करने का परिपाटी हमारा हिंदू आइडियोलॉजी में था, लेकिन लोग मुखाग्नि भी नहीं किए। एक होता है कुशपुत्तलिका, शायद आप लोग जानते हैं या नहीं, पिता के नाम से कुश का बनाया हुआ एक मूर्ति होता है और उसी में अग्नि संप्रदान करके अग्नि क्रिया को संपन्न कराते थे और अस्पताल में दूर से देखते थे यही आपका पिताजी का लाश है, और वहीं से प्रणाम कर करके विदा करके अपना सारा कर्तव्य को निर्वहन करके निकलते थे। कितना पैथेटिक था ये सब समय। लेकिन इससे इतर यह विषय है, वो विषय यह है कि भारत में कोविड के दौरान और कोविड के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में क्या असर पड़ा है, यानी हमारा एनाटॉमिकल चेंजेज क्या हुआ है, हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजिंग क्या हुआ है, हमारा इटियोलॉजिकल चेंजिंग क्या हुआ है, इन विषय पर सोचने की आवश्यकता है। एक बार कोविड पॉजिटिव हो जाने के बाद शरीर के हर एलिमेंट्स, शरीर के हर सिस्टम किस कदर प्रभावित हुआ है नहीं हुआ है, इसका जानकारी हम लोगों को नहीं है। और इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आज भी एमएलए एमपी के सामर्थ्य का उपयोग करना अति आवश्यक है। और मैं समझता हूं जो लोग कोविड पॉजिटिव नहीं हुए वे तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, सौभाग्यवान हैं। जो लोग सही में कोविड पॉजिटिव हो गए, हम भी कोविड पॉजिटिव होने के बाद चेन्नई गए, पूरा हेल्थ चेकअप कराए, कई परिवर्तन शरीर के अंदर में जो वर्तमान में अत्याधुनिक मशीन है उसके मातहत पकड़ में आया और उनका दवाई भी दिया गया। और ऐसा कुछ परिवर्तन जिसको डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहब लोग समझते होंगे जेनोटाइप चेंजेज एंड फेनोटाइप चेंजेज, इन तरफ का जो चेंजिंग हुआ इस विषय पर अध्ययन हमको लगता है कि अभी भी बाकी है। इस विषय पर भी अध्ययन होना चाहिए कि हमारा जेनेटिक्स में, हमारा जीन्स में कौन सारा परिवर्तन आया है और हमारे द्वारा प्रजनन किए हुए जो आगामी प्रजन्म है उसके अंदर क्या ये चीज कैरी करेगा, उसके अंदर ये क्वालिटी कैरी करेगा। तो उसके लिए हमको कौन सा प्रिकॉशनरी स्टेप लेना पड़ेगा ताकि कोविड के बाद हमारे शारीरिक, हमारे जीन में जो परिवर्तन आया है, जो म्यूटेशन हुआ है, उस परिवर्तन को अगले पीढ़ी तक न जाए या उससे पड़ने वाला प्रभाव अगले पीढ़ी सफर न करे, इसके विषय में एक अध्ययन होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस अध्ययन में हम लोग काफी पीछे हैं। निश्चित रूप से आज बहुत सारा वैसा बीमारी है जिस बीमारी के अध्ययन होने के पश्चात उसका जो प्रतिशत है वो घटा है। जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हम लोग एक जिला से हैं, वहाँ ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, फाइलेरिया, मलेरिया, इन सब हम लोग को विरासत से मिलता है। जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी समय में इन तमाम विषयों पर हम लोग को जूझना पड़ता है, या हम लोग खुद जूझे या परिवार के कोई व्यक्ति जूझे, लेकिन जूझना हम लोग को पड़ता ही है। लेकिन निरंतर सरकार के प्रयास से आज इसमें कमी आई है। इसी तरह से कोविड आने के बाद हमारे शरीर के अंदर में क्या प्रभाव पड़ा है, क्या प्रभाव नहीं पड़ा है, और ये प्रभाव फिर आने वाला जनरेशन तो कैरी करेगा या नहीं करेगा, इस विषय पर भी हमें आश्वस्त होने का जरूरत है। इसलिए मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जितने माननीय पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आने वाला समय में इन विषयों पर भी अध्ययन होना चाहिए।
और अगर अध्ययन करके कुछ उस तरह का कमी बेसी अगर मिलता है तो उसका रिमेडी भी निकालने की आवश्यकता है, ताकि आगे वाला जनरेशन को हम लोग इस चीज से बचाया जा सके। और साथ साथ कोविड के बाद और नेचुरल कैलामिटीज में और क्या क्या चीज आने वाला है इसका भी हम लोगों का अंदाजा नहीं है। जब प्राकृतिक विपर्यय में कुछ ऐसा पीड़ा लेकर के मानव सभ्यता को नष्ट करने के लिए जब आ जाए तो उसके लिए भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इन तमाम सतर्कता का पटाक्षेप इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लगे पदाधिकारी लोग कर सकते हैं। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि विधायक के पास जो भी सामर्थ्य है, कायिक, वाचिक, मानसिक, आर्थिक, हमारे विधायक सांसद इसमें पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल इस बात की है कि आप इन विधायकों के सामर्थ्य को किस तरह से देश के और मानव सभ्यता के हित के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। इन्हीं उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए अपना वाणी में विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, आप सबों को जोहार। जिस तरह से एक ऐसी त्रासदी जिसको पूरी दुनिया ने झेला, हमने भी झेला, और सबके सहयोग से झारखंड ने इस त्रासदी को सक्सेसफुली हैंडल करने में इस देश के अग्रणी राज्यों में अपने आप को शुमार किया। और इसका क्रेडिट यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, हेल्थ डिपार्टमेंट के श्री बन्ना गुप्ता जी और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके सभी विधायकगण, सांसदगण, स्वास्थ्य महकमा के सभी डॉक्टर्स, कर्मी और विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, NGOs, संगठन के लोग, यहाँ की जनता सब मिलकर इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने संपन्न कराया। कमियाँ, खामियाँ, चुनौतियाँ, ये सब पार्ट है और इसको टैकल कैसे किया जाता है वो लीडर का काम होता है। और जिस तरह जो व्यवस्था बन्ना गुप्ता साहब को 19 वर्षों के दरमियान मिली थी, वहाँ से इन्होंने बहुत ही बेहतर काम करके दिखाया और उसके लिए मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधायक जितने भी यहाँ हैं, शर्मा जी, सब ने अपने विधायक निधि से, अपने व्यक्तिगत आय से, राज्य को, राज्य सरकार को जहाँ भी हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर वेंटिलेटर, एम्बुलेंस, सब चीज़ों के लिए व्यवस्था कराया।